Hello everyone. So today date is 21st February and 2024. We are going to solve some PYQs of nucleus chapter of class 12th physics. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डायरेक्ट हम अपना क्वेश्चन से जो भी टॉपिक वगैरह रेलिवेंट होंगे वो अपना डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करते चलेंगे। ठीक है, ऐसे पूरा अलग से कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं होती चैप्टर में, तो कुछ अलग से समझाने वाला नहीं है इसमें कि मैं पहले आपको समझाऊं। स्टार्ट करते हैं। अगर रेडियस जो है एल्यूमिनियम का, जो इसके यहाँ पे हमको दे रखा है, न्यूक्लियस इज टेकन टू बी आर एल्यूमिनियम, ऐसे अगर जो है इज टेकन टू बी रेडियस इसका जो है आर के तौर पे लिया गया है, देन रेडियस बताना है टी न्यूक्लियस इज नियरली, तो इसका जो है कितना न्यूक्लियस होगा, मतलब कि किसके नियरली जो है इसका न्यूक्लियस हमारे पास आएगा, ये पूछा गया है यहाँ पे। ये जो ऊपर हमारे पास दिया होता है ये होता है मास नंबर, ठीक है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, हमेशा याद रखोगे। और जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको जेड से हम डिनोट करते हैं, या चार्ज वगैरह भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या एल्यूमिनियम और किसकी बात कर रखी है यहाँ पे हमारे पास रिगार्डिंग टेल्यूरियम। ठीक है, तो इन दोनों का हमें मतलब कि बेसिकली टेल्यूरियम का यहाँ पे हमें बताना है कि उसका रेडियस कितना होगा। स्पेस बना के सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो, एज वी नो, फॉर्मूला इसका होता है जब हमें रेडियस निकालना हो तो r इज इक्वल टू आर नोट ए इंटू 1/3, ये हमारे रेज टू पावर 1/3। ए क्या होता है मैंने अभी बताया था आपको, क्या होता है मास नंबर। फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, एल्यूमिनियम के रेडियस इज इक्वल टू आर नोट, इसका मास 27, 1/3 इज इक्वल टू आर नोट, ये आ गया। निकालना किसका है, टेल्यूरियम का, इज इक्वल टू आर नोट, इसका 125 मास नंबर होता है, रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 5 आर नोट, यानी कि 5/3 आर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हमारे पास कौन सा है यहाँ पे, फर्स्ट। नेक्स्ट है, अगर न्यूक्लियर रेडियस एल्यूमिनियम का 3.6 फर्मी है, ठीक है, इसका न्यूक्लियर का रेडियस, तो अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस कॉपर का फर्मी में कितना होगा, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस थोड़ा सा बड़ा है, इसको भी करके देख लेंगे। फॉर्मूला जो मैंने आपको पीछे बताया ना, बिल्कुल वही अप्लाई होगा, थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है वो बताती हूँ। देखो, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियर्स, जो रेडियस है न्यूक्लियर्स का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक नंबर दैट इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी मास नंबर रेज टू पावर 1/3, राइट। फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया था, ये बताया था। ठीक है, जहाँ पे आर नोट क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इससे फॉर्मूला आया। ठीक है, सो दो हमें दे रखा है तो इसको हम प्रोपोर्शन में ले लेंगे, यानी कि एक दूसरे के रेशियो में। दोनों की वैल्यूज कितनी है, 64/27 हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में सोल्व करेंगे 4/3, यानी कि वेयर, जहाँ पे R1 क्या है, रेडियस एल्यूमिनियम का, राइट, और A1 क्या है, एटॉमिक नंबर है एल्यूमिनियम का, R2 क्या है, रेडियस है कॉपर का, और A2 क्या है, एटॉमिक नंबर है C4 का, उसका अपना किसका, एटॉमिक नंबर इसका कॉपर का। ठीक है, तो यानी R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3.6 फर्मी इंटू यहाँ पे 4/3, सोल्व करेंगे क्या आएगा, 5 2 30, दिस वन 36 2 जा 4, मतलब अप्रोक्सीमेट 4.8 मीटर आएगा। इजी कैलकुलेशन आप आराम से सोल्व कर सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आएगा, सी आएगा। दोनों ही सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, एक ही फॉर्मूला दोनों में अप्लाई हुआ है, याद रख के चलना अभी तक उस फॉर्मूले को आपको। ठीक है,
टू न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर इन द रेशियो 1:3। दो न्यूक्लियाई है जो उनका जो मास नंबर है वो 1:3 में है। रेशियो बताने उनके न्यूक्लियर डेंसिटीज वुड बी, उनकी जो न्यूक्लियर डेंसिटीज है उसका रेशियो कितना होगा ये यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, अगेन स्पेस बनाएंगे। देखो रिक्वायर्ड रेशियो जो है न्यूक्लियर डेंसिटीज की इज इक्वल टू R1/R2, यानी कि R1/R2 इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, आपको पता ही होगा। M1/V1 अपॉन में M2/V2 इज इक्वल टू M1/M2 इंटू V2/V1, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट करके 1/3 इंटू वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, राइट, 4/3 पाई आर, ये दूसरे की रेडियस अपॉन 4/3 पाई R1 का क्यूब ये होता है। ये इससे एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास आएगा 1/3 इंटू R2/R1 का होल क्यूब, क्योंकि इससे ये कट जाएगा। ठीक है, ये तो कॉमन है। उसके बाद देखो 1/3 इंटू, अब आपको रेडियस का फॉर्मूला पता है जो पिछले दो क्वेश्चंस में अभी हम करके आए हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस फॉर्मूले में। तो R0 यहाँ पे इसके प्लेस पे M2 पुट करेंगे, इसमें RM1 1/3 का होल क्यूब, यानी कि जब इसको आप सोल्व करोगे, आप सोल्विंग दिस इक्वेशन 1/3 इंटू M2/M1 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा क्योंकि, ठीक है, इससे ये कट गया। M2/M1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू ये कितने रेशियो में दे रखे 3:1, यानी कि 3/1, सो वी विल गेट 1:1। सर कितना इजी क्वेश्चन था, बस देखो कहाँ फर्क था। आपको ये जो फॉर्मूले है ना छोटे छोटे, ये आगे से आगे याद होने चाहिए, ये पता होने चाहिए, तो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ गया है 1:1, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। काफी इजी 3 क्वेश्चन किए हैं, मुझे नहीं लगता तीनों क्वेश्चन में अभी तक कोई भी जो है कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखी है, एक जैसा फॉर्मूला चला अभी तक, और इजी क्वेश्चन है। अगर न्यूक्लियस किसका एल्यूमिनियम का, इफ द न्यूक्लियस एल्यूमिनियम हैज न्यूक्लियर रेडियस ऑफ अबाउट कितना 3.6 फर्मी, देन जो टेल्यूरियम है वुड हैव इट्स रेडियस अप्रोक्सीमेटली, तो इसका रेडियस कितना होगा। अभी हम ऐसा ही क्वेश्चन करके आए हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अलग है, वो उसको हम यहाँ पे अब सोल्व करेंगे। देखो, it has been known that a nucleus of mass number what A has radius कितनी, फॉर्मूला R इज इक्वल टू R0 A⁻⁻⁻3 ये है, जहाँ पे R0 की वैल्यू क्या होगी 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻15 मीटर। ए क्या है, ए हमारे पास क्या होगा मास नंबर। ठीक है, एल्यूमिनियम के केस में अगर बात करी जाए, अब ये तो आपको पता ही, मैंने बता दिया था कि ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर होता है। तो लेट न्यूक्लियर रेडियस को हम R1 मान लेते हैं, और टेल्यूरियम के केस में हम इसको मान लेते हैं R2। ठीक है, देखो फॉर एल्यूमिनियम R1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा R0 27, इसका मास नंबर एटॉमिक है वो हमारे पास ए की वैल्यू है, नहीं ये ए की वैल्यू होती है और ये नीचे जेड की वैल्यू। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर मास नंबर। ठीक है, तो इज इक्वल टू इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3R0, वही जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा टेल्यूरियम के लिए क्या आया था 5R0, राइट, फर्स्ट क्वेश्चन में करके आ चुके हैं ये चीज, अब करके आ चुके हैं हम। तो R2 इज इक्वल टू R1, यानी कि 5R0/3R0 इज इक्वल टू क्या आएगा 5/3 इंटू R1, यानी कि 5/3 इंटू R1 की वैल्यू कितनी फर्मी दे रखी है 3.6 दे रखा है, यानी कि 6 फर्मी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया इसका हमारे पास। कितना इजी क्वेश्चन था, क्या आया करेक्ट आंसर डी, यानी कि 6 फर्मी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर रेडियस जर्मेनियम के न्यूक्लाइड का रेडियस जो है इज मेजर टू बी ट्वाइस, मतलब कि वो जो बेरिलियम है उसके रेडियस के 2 गुना पाया गया, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बताना है। इसमें जर्मेनियम में कितने होगा, कितने हमारे पास नंबर ऑफ क्या न्यूक्लियंस प्रेजेंट है इसमें।
स्पेस बनाएंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इन चारों क्वेश्चन के जैसा ही है, मतलब ये जो हमारे पास ये जो चैप्टर है इसमें एक मतलब कि काफ़ी जो है कम फॉर्मूले हैं जो सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, बाकी हम आगे जिस क्वेश्चन करते भी सोल्व चलेंगे समझ आ जाएगा। वी यूज द फॉर्मूला R इज इक्वल टू आर नोट ए 1/3। ये रिप्रेजेंट करता है रिलेशन एटॉमिक मास और किसके बीच में, जो रेडियस है न्यूक्लियस का उसके बीच में। बेरिलियम के केस में अगर मैं बात करूँ फॉर बेरिलियम R1 इज इक्वल टू आर नोट 9 1/3। जर्मेनियम के केस में बात करी जाए तो R2 इज इक्वल टू आर नोट ए 1/3, क्योंकि ये दे नहीं रखा, यानी कि R1/R2 इज इक्वल टू 9 1/3/A1/3। 1/2 इंटू क्या आ जाएगा 9/A⁻1/3 दोनों पे। तो यानी कि देखो 1/8, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 8। 1/8 इज इक्वल टू 9/A। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 2, इसके ऊपर चला जाएगा, स्क्वेयरिंग हो जाएगी, 2 क्यूब हो जाएगा, 2 टू 4 4 टू 8 इज इक्वल टू 9A, यानी कि A इज इक्वल टू क्या आएगा 8 9 कितना होता है 72। ये आ गया करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, वही फॉर्मूले जो हम अभी तक यूज कर रहे हैं वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो न्यूक्लियाई है ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, कौन से पेयर का जो न्यूक्लियाई है वो आइसोटोन है। यहाँ पे पूछा गया आइसोटोन। आइसोटोन का मतलब समझो कि जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, दैट इज A-Z। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पे देखो इसका क्या है 74, ए क्या है 74 माइनस इसका ये क्या है 34, कितना आएगा हमारे पास 40 आएगा। इसका देख लो 71 में से 31 माइनस करो कितना आएगा 40 आएगा, यानी कि आइसोटोप्स जो है किसके है, मतलब सेम फॉलोइंग पेयर न्यूक्लियर आइसोटोन कौन सा है, फर्स्ट पेयर है हमारे पास इसका। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये फॉर्मूला होता है ये -Z। एक न्यूक्लियस जो कि रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, जो कि सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है हैज, क्या होता है उसका करेक्ट ऑप्शन है सी। देखो Z प्रोटॉन्स एंड A-Z न्यूट्रॉन्स, बिल्कुल ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता होगा। ये क्या होता है, देखो Z का मतलब होता है प्रोटॉन्स, और अगर A में से आप Z माइनस कर दो, यानी A में से Z को माइनस कर दो तो आपके पास आ जाती है न्यूट्रॉन्स की वैल्यू। अब ये चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्या है ये चीज आप याद रखोगे। अब आगे बात करते हैं, जो मास नंबर है न्यूक्लियस का, इस मास नंबर बताना है न्यूक्लियस का कितना होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो हाइड्रोजन एटम के केस में अगर मैं बात करूं, जो मास नंबर होता है वो हमेशा किसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो यानी कि सम टाइम्स जो है इट कैन बी इक्वल टू, इट कुड बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर आल्सो। यही पॉइंट अब याद रखने वाले इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड करता है एक एटम, वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो वॉल्यूम होती है न्यूक्लियस की, उससे ज्यादा होती है बाय फैक्टर ऑफ व्हाट, कितने फैक्टर वो ज्यादा होती है उससे, ये पूछा गया है। सोल्व करते हैं। देखो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है R के क्यूब की, यानी कि V एटम इज इक्वल टू R क्यूब एटम अपॉन R क्यूब किसके रिस्पेक्ट में, न्यूक्लियस, इनटू V ऑफ न्यूक्लियस यानी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो आप देख लो अब R न्यूक्लियस अपॉन R एटम इज इक्वल टू क्या होता है 1 रेडियस ऑफ एटम कितनी होती है 10⁵ होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास V एटम इज इक्वल टू 10⁵15 इंटू V न्यूक्लियस, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा इसका 15। क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब आएगा 5 जो है 5 3 कितना होता है 15, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा 10⁵15। चाहो तो इसको एग्जैक्ट मतलब कि ऐसी वैल्यू के तौर पे याद रख सकते हो। ठीक है, ये सोल्विंग वगैरह के झंझट से बचना है, सिंपल याद रख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। Mn और Mp जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मास न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का रिस्पेक्टिवली। अगर एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास जो है m है, हैज उसके पास n न्यूट्रॉन है और z प्रोटॉन है, तो करेक्ट रिलेशन उनके बीच का क्या होगा ये बताना है। देखो गिवन हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है कितना Mn, और मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है कितना Mp, और एटॉमिक मास दे रखा है एलिमेंट का m। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो एलिमेंट में होंगे वो इज इक्वल टू होंगे किसके, n के, और जो नंबर होगा प्रोटॉन्स का एलिमेंट में वो z के इक्वल होंगे।
ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने लिखी हैं। तो हम जानते हैं जो एटॉमिक मास होता है यानी एम होता है कि ऑफ एनी स्टेबल, किसी भी स्टेबल न्यूक्लियस का, वो हमेशा कम होता है किससे, जो मासिस का सम होता है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मासिस का जो सम होता है उससे हमेशा कम होता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ये लेस देन है, जो एम है इज ऑलवेज लेस देन, ये जो सम हमारे पास है इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, इससे कम है। ठीक है, एटॉमिक वेट जो है बोरोन का इस कितना 10.81 है। एंड इट हैज टू, इसके दो आइसोटोप है, कि ये बी 10.5 और एक 11.5। ये मास नंबर होता है और ये एटॉमिक नंबर होता है, यानी ऊपर ए ये जेड। ठीक है, देन रेशियो बतानी है इन दोनों की नेचर में कितनी होगी क्या होगी। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना के सोल्व करेंगे। सपोज दैट जो नंबर है बोरोन का टाइप एटम्स वो x है, और 11 वाले का मान लो y। वेट की अगर बात करी जाए, वेट ऑफ बोरोन 10 टाइप एटम्स 10x, और 11 वाले का 11y। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला x प्लस वाई। एटॉमिक वेट की अगर बात करी जाए तो इज इक्वल टू क्या आएगा 10x प्लस 11y अपॉन x प्लस वाई। सोल्व करने पर आएगा 10.81। ठीक है, तो 10x प्लस 11y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 10.81x प्लस 10.81y, यानी कि आफ्टर सोल्विंग 0.81x इज इक्वल टू 0.19y इज इक्वल टू x अपॉन वाई, यानी कि 19/81। ये आ गया हमारे पास इसका रेशियो। काफी इजी था देखो। और एक और एक्स्ट्रा बात बता देती हूँ, इसमें जो रिलेटिव अबंडेंस होती है किसी भी आइसोटोप की किसी भी एलिमेंट में, उसकी रेशियो जो होती है N1:N2 की फॉर्म में होती है, जिसका एटॉमिक मास जो है वो M1 और M2 होते हैं। और एटॉमिक मास जो होता है एलिमेंट का वो कितना होता है, वो क्या होता है M इज इक्वल टू N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन M1 प्लस M2। डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, यहाँ पे N आएगा, सॉरी। पूरा फॉर्मूला चला गया यहाँ से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा 19:81, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखो 12th क्वेश्चन, जो स्टेबल न्यूक्लियस है दैट हैज, जिसका रेडियस जो है हाफ दैट ऑफ Fe यानी आयरन, तो वो स्टेबल न्यूक्लियस बताना जिसका जो रेडियस है वो आयरन का आधा होता है। तो कौन सा आएगा, करेक्ट ऑप्शन है लिथियम। याद रखोगे न्यूक्लियर रेडियस जो उसका फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के, और एरिया डायरेक्टली एटॉमिक सॉरी मास नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के क्यूब के। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं यानी कि A2/A1 इज इक्वल टू वही अपना R2/R1 का होल क्यूब, यानी R2 क्या है उसको हम हाफ कंसीडर करेंगे क्योंकि हाफ की बात हो रही है, यानी R1/2 इंटू R1 यानी 1/8, यानी कि A2 इज इक्वल टू A1/8 इज इक्वल टू 56/8 इज इक्वल टू 7। 7 किसका है, लिथियम का। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, लिथियम करेक्ट ऑप्शन है लिथियम। वैसे इन जनरल भी याद रख सकते हो इसको आप। नेक्स्ट एक न्यूक्लियस जो कि रप्चर्स इनटू, एक न्यूक्लियस है जो कि टूट गया है दो न्यूक्लियर पार्ट्स में, विच हैव देयर, जिनके पास उनकी खुद की जो जिनके पास उनकी वेलोसिटी रेशियो जो है वो 2:1 के इक्वल है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर, उनके न्यूक्लियर साइज की रेशियो बतानी है कितना होगा, कितनी रेशियो होगी। तो सोल्व करते हैं स्पेस बनाकर। applying
लॉ ऑफ M1V1 इज इक्वल टू M2V2 V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। और फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एज M इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। ठीक है, ये डेंसिटी मास मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, बस डेंसिटी के प्लेस पे मास को पुट कर दिया हमने बाहर। मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के क्यूब के, इसके अनुसार। तो हैंस M2 अपॉन M1 इज इक्वल टू क्या आएगा, R2 का क्यूब अपॉन R1 का क्यूब, यानी कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R2 का क्यूब अपॉन R1 का क्यूब इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, हमें 1/2 गिवन है, 1 पावर 1/3। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आएगा, 13th का बी आएगा, 1:2। इजी क्वेश्चन। मास नंबर एक न्यूक्लियस का इक्वल टू नंबर ऑफ, मास नंबर जो एक न्यूक्लियस का इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, किसके इक्वल होता है मास नंबर, काफी इजी क्वेश्चन है ये तो। किसके इक्वल होता है, न्यूक्लियस जितने वो कंटेन करता है। याद रखोगे मास नंबर हमेशा जो है न्यूक्लियंस के इक्वल होता है, जितने न्यूक्लियंस जो है वो कंटेन करता है उसके इक्वल होता है मास नंबर। नेक्स्ट है मास नंबर हीलियम का कितना है 4 और सल्फर का कितना है 32। मास नंबर हीलियम का 4 है, सल्फर का 32 है। रेडियस जो है सल्फर न्यूक्लियाई की वो लार्जर देन हीलियम है, मतलब कि जो रेडियस है सल्फर के न्यूक्लियाई की वो हीलियम से ज्यादा है, ठीक है, बड़ी है। तो आगे बताना है क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। तो देखो काफी इजी है, मैं यहीं पे बता देती हूँ। देखो RS अपॉन RH यानी ये सल्फर अपॉन हीलियम रेडियस इज इक्वल टू मास नंबर ऑफ सल्फर अपॉन मास नंबर ऑफ हीलियम रेज़ टू पावर 1/3। वही फॉर्मूला, दोनों की वैल्यू दे रखी है, एक का 32 दे रखा है, एक का 4 दे रखा है, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा 2। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो न्यूक्लियस है विच हैज रेडियस 1/3 ऑफ द रेडियस, न्यूक्लियस जिसका रेडियस 1/3 है सीजियम के रेडियस के मुकाबले, इज कौन सा होगा वो, ये पूछा गया है यहाँ पे। लिथियम आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। खैर हमें जाने की जरूरत नहीं है, वैसे याद रख सकते हो आप। तो सीजियम का लिथियम, पीछे एक आयरन का भी लिथियम था और इसका भी लिथियम है, तो आप इसको एज इट इज याद रख लेना। मास डेंसिटी जो है एक न्यूक्लियस की जो कि वेरी कर रही है मास नंबर ए के साथ, एज मास डेंसिटी एक न्यूक्लियस की जो कि वेरी यानी अलग यानी डिफर कर रही है मास नंबर ए के साथ, एज किसके तौर पे वो डिफर करती है, स्पेस बना के सोल्व करेंगे। देखो द न्यूक्लियर रेडियस आर वेरीज विद मास नंबर ए अकॉर्डिंग टू रिलेशन, किस रिलेशन के अनुसार, आप जानते हो फर्स्ट क्वेश्चन से यही चीज करते आ रहे हैं अब तक, तो आपको रट जाना चाहिए ये फॉर्मूला, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो फर्दर जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इसके अपना मास उसके ए के, और जो वॉल्यूम है वो किसके, आर के क्यूब के। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या आ जाएगी हमारे पास, कांस्टेंट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है, याद भी रख सकते हो एज इट इज। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई के आर बिलीव टू बी, कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक न्यूक्लियाई के आर बिलीव टू बी, वो कौन से होते हैं, क्या माना जाता है उनको, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। याद रखो न्यूक्लियस हमेशा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ही कंटेन करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, पता भी होगा आपको। अगर न्यूक्लिय इफ सॉरी अगर कह रही हूँ
सोडियम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो बताने कितने हो गए। तीनों का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो इजीली निकाल सकते हो। अभी देख लेंगे एक बार इसको भी निकाल कर। Z की वैल्यू यानी एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 है। दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या हो जाएंगे 11। एटॉमिक नंबर के इक्वल प्रोटॉन है वो मैंने एक क्वेश्चन में पीछे अभी आपको बताया था। ए यानी मास नंबर कितना है 23। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको बताया था। A माइनस जेड यानी कि 23 में से 11 गए कितना आ गया 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता न्यूक्लियस में। तो 11 12 और 0 ये आया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। कितना ईजी था, यानी कि ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। न्यूक्लियस कार्बन का और नाइट्रोजन का कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, कैसे इन दोनों को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किस तौर पे। करेक्ट ऑप्शन इसका आइसोटोन्स। ठीक है, आइसोटोन के तौर पे इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो जो एक कार्बन है और जो नाइट्रोजन है इनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 13 में से 6 गए 7 और 14 में से 7 गए 7। सो दे आर, तो इस वजह से क्या होंगे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स कौन से होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हों। ठीक है, आइसोटोन होते हैं वो। और न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं A माइनस जेड वाले फॉर्मूले से, और A ऊपर Z नीचे, ये याद रख लो। ठीक है, A टू Z क्या होता है, A टू Z होता है, A ऊपर जाएगा Z नीचे। बस इस तरीके से किसी भी कंटेक्स्ट में जो आपको रेलिवेंट रखे आप अपने अनुसार उसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रेशियो है रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई एल्यूमिनियम और टेरियम इज अप्रोक्सीमेटली, वो कितनी होगी। वही सेम क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से दोबारा करके बताती हूँ। अभी तक कुछ भी चेंजेस हमने नहीं देखे हैं क्वेश्चन में, कोई ऐसी खास वैरायटी नहीं देखी कि उसमें हम फंस के खड़े हो सकें। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A 1⁻3। एल्यूमिनियम का 27, टेरियम का 125 है। वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, उसी से सोल्व कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। 3/5 इज इक्वल टू 6/10। तो आंसर आ गया अपना, कितना आ गया 6, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप, जब एक यूरेनियम का आइसोटोप जो हमें ये दे रखा है इस बोम्बार्डेड विद, उसको हम एक न्यूट्रॉन के साथ जोड़ दे, बोम्बार्ड कर दे, तो वो जनरेट करेगा क्रिप्टोन। ये क्रिप्टोन जनरेट करेगा और 3 न्यूट्रॉन्स एंड और क्या जनरेट करेगा। ये पूरी की पूरी एक इक्वेशन है, एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है। ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका ये BA आएगा। ठीक है, बैरियम वैसे मैं इसको करके दिखा देती हूँ, आप उसको एज इट इज याद रख लेना। ठीक है, यहीं पे लिख देती हूँ। ये 23592 प्लस N10 फिजन के बाद क्रिप्टन 89 36 प्लस क्या आएगा बैरियम देता है 14456 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स और हीट, कुछ हीट रिलीज होती है, तो ये होता है हमारे पास इसका। ठीक है, याद रख लेना उसको। जो एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, एनर्जी इक्विवेलेंट बताना है 0.5 ग्राम जो सब्सटेंस का उसकी एनर्जी इक्विवेलेंट बताना है कितना होगा। तो स्पेस बना के सोल्व करेंगे। देखो, फ्रॉम आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जो रिलेशन होता है मास ऑफ अ सब्सटेंस m एंड इट्स एनर्जी E इज, क्या होता है E इज इक्वल टू mc²। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसके अनुसार। c यहाँ पे क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट, यानी E इज इक्वल टू m, यहाँ पे मैं कितना दे रखा 0.5 इंटू 10⁻³ स्पीड ऑफ लाइट का कांस्टेंट वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸। जरूरी नहीं आपको दे रखे हुए क्वेश्चन में, इसको अच्छे से रट लेना। 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर यानी सोल्व करने पर आएगा 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 3 3 9 इंटू 10⁻16 यानी कि 4.5 इंटू 10⁻13 जूल। ये आ गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। काफी इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था हमारे पास। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा आएगा A।
न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, एक जो न्यूक्लियस है यूरेनियम का, डिकेज एट रेस्ट, रेस्ट पे वो डिके कर रहा है न्यूक्लियर ऑफ थोरियम और हीलियम में देन। ठीक है, बेसिकली वो रिएक्शन की बात करी गई यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, जो हीलियम न्यूक्लियस है उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी थोरियम न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। आप इसको थोड़ा सा समझो, मैं बता देती हूँ, स्पेस बना के थोड़ा सा समझ लेंगे। देखो, इन एन एक्सप्लोजन, जब कोई भी एक्सप्लोजन वगैरह होता है, एक बॉडी जो है वो ब्रेक्स अप इनटू, वो दो पीसीज में ब्रेक अप हो जाती है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, और दोनों ही अनइक्वल मासेस के होते हैं। सो बोथ पार्ट विल हैव, दोनों पार्ट के पास क्या होगा, न्यूमेरिकली इक्वल मोमेंटम होगा। और जो लाइटर पार्ट होगा, थोड़ा सा, दो अनइक्वल मासेस का है ना, यानी एक का भार थोड़ा ज्यादा होगा दूसरे का कम होगा, तो जो लाइटर पार्ट होगा उसके पास वेलोसिटी ज्यादा होगी। देखो, यूरेनियम गिव्स थोरियम प्लस हीलियम, यानी काइनेटिक एनर्जी जो थोरियम की होगी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m और थोरियम, ये फॉर्मूला होता है इसका काइनेटिक एनर्जी का। और अगर मैं बात करूँ इसकी हीलियम की काइनेटिक एनर्जी की, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m हीलियम। सिंस जो हीलियम का मास है वो कम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी, हीलियम की ज्यादा होगी। काफी इजी जो है इसकी एक्सप्लेनेशन थी। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है लिथियम की और हीलियम न्यूक्लियाई की, वो कितनी है, 5.60 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 7.06 रिस्पेक्टिवली। न्यूक्लियर रिएक्शन जो हमें दे रखी है, ये लिथियम 7 3 प्लस हाइड्रोजन 1 1 गिव्स हीलियम 4 2 प्लस क्यू हीट। तो वैल्यू बतानी है ऑफ एनर्जी क्यू रिलीज, जितनी ये क्यू रिलीज होगी इसकी वैल्यू बतानी है यहाँ पे, कितना क्या रिलीज हुआ। देखो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 4 to 4 इंटू 7.06 इज इक्वल टू, यानी कि कितनी हो जाएगी, 28.24 ये हमारे पास है। लिथियम के केस में बात करी जाए तो 7 इंटू 5.60 इज इक्वल टू कितनी है, 39.20 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि कहाँ पहुंच गए हम। सो देखो, लिथियम प्लस ये हमें दे रखी है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें ऐसे ही रिएक्शन दे रखी है। ये हमारे पास 39.20 आ गया, ये कितना है 28.24 इंटू 2, यानी आ गया 56.48, यानी कि Q इज इक्वल टू क्या आएगा, 56.48 में से 39.20 माइनस करेंगे 17.28, ये आ गया करेक्ट आंसर। इजी था, 17 पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, यानी कि डी ऑप्शन अप्रोक्सीमेट हमारा करेक्ट होगा इस कंटेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्टेन मास जो है हाइड्रोजन का इस चेंज टू, वो हीलियम में चेंज कर दिया बाय प्रोसेस ऑफ फ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा, जो सर्टेन मास है हाइड्रोजन का उसको हीलियम में चेंज कर दिया। मास डिफेक्ट फ्यूजन इन फ्यूजन रिएक्शन इज 0.02866 AMU। जो एनर्जी लिबरेटेड पर AMU है वो कितनी होगी, एक AMU की वैल्यू होती है 931 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काफी इजी क्वेश्चन। देखो, जो मास डिफेक्ट होता है, यानी कि जिसको हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं, वो कितना है 0.2866 AMU। एनर्जी क्या होगी, ये जो हमें गिवन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो एनर्जी हमें दे रखी है 931, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 26.7, ये आ गया करेक्ट आंसर। इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, दैट्स इट। नहीं, एक मिनट, ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा, ये क्या प्रॉब्लम होगी इसमें। ठीक है, देखो वहां तक मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया था, 26.7 आ गया था। एनर्जी लिबरेटेड पर AMU, अब वो कितनी होगी, यहाँ पे देखो
3/5/2 यानी कि वो हो जाएगी हमारे पास कितनी 6.675 ये आ जाएगी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हीलियम का हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया और जो आया था उससे डिवाइड करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड। हाउ डज कैसे जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो वेरी करती है विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे डिफर करती है जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ता है उसके इंक्रीज के साथ, तो कैसे क्या चेंज उसमें आता है ये पूछा गया है। इंक्रीज कंटिन्यूसली, डिक्रीज कंटिन्यूसली, फर्स्ट डिक्रीज गलत है, पहले डिक्रीज नहीं होता, ये ठीक है, पहले तो इंक्रीज होगा फिर वो एक डिक्रीज होने लग जाएगी, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें इंक्रीज डिक्रीजमेंट आ जाएगा। ये ग्राफ है, इसको याद रखोगे, बाइंडिंग एनर्जी वर्सेज ए का ये ग्राफ है मास का, ये ग्राफ ऐसा कुछ होता है यानी कि लाइक दिस। ठीक है, पहले तो ये इंक्रीज हुआ फिर एकदम से जो है ये डिक्रीज होने लग जाएगा जैसे जैसे मास बढ़ेगा, तो करेक्ट ऑप्शन डी है, इस ग्राफ को याद रखोगे। पावर ऑप्टेन इन अ रिएक्टर यूजिंग यूरेथियम डिसइंटीग्रेशन इज कितना है 1000 किलोवोल्ट है इसकी पावर का। मास डी के बताना यूरेथियम पर आर इज कितना होगा इसका मास डी के, फॉर्मूला देखो E इज इक्वल टू एम सी स्केयर, ये होता है यानी कि एम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये अपॉन सी स्केयर, तो मास डी के पर सेकेंड कितना होगा डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/c स्क्र डी अपॉन डी टी, यानी कि इज इक्वल टू 1/c स्क्र, 1/c क्या होता है, सी की वैल्यू होती है 10⁸8, इसका स्क्वायर इंटू 1000 हमें दे रखा है इंटू 10⁻3 किलो वोल्ट से वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 40 यानी कि 40, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका आ गया 40 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यूक्लियस जो है जिसका मास m है एमिट कर रहा है एक फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी v फ्रीक्वेंसी के फोटोन को एमिट कर रहा है और उसके बाद न्यूक्लियस जो है वो रिकॉइल हो जाता है, रिकॉइल एनर्जी बतानी है कितनी होगी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है E अपॉन सी इज इक्वल टू ई, यानी आगे एनर्जी का फॉर्मूला होता है h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी अपॉन सी, रिकॉइल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम यू स्केयर इज इक्वल टू हाफ एम का स्केयर यू का स्केयर अपॉन एम, यानी कि करेक्ट होगी बेसिकली फॉर्मूला। आपको अगर रिकॉइल ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जाए तो यही फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया, इस फॉर्मूले को रट लो, स्क्वेयर एच स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन 2mc स्क्वेयर, ये फॉर्मूला आता है। जो फ्यूजन रिएक्शन होती है टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, बिकॉज फ्यूजन रिएक्शन हमेशा हाई टेम्परेचर पे जो है काम करती है, क्यों, इसका क्या रीजन है इसके पीछे का, न्यूक्लियाई ब्रेकअप नहीं, एटम्स गेट आयनाइज नहीं, काइनेटिक एनर्जी हाई इतनी हाई होती है इनफ टू ओवरकम द कुलाम रिपल्जन, बिल्कुल ठीक है, इनके बीच की जो कुलाम रिपल्जन होती है न्यूक्लियर के बीच के उसको वो ओवरकम कर सके हाई टेम्परेचर पे, काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है। देखो जब कुलाम रिपल्जन होता है न्यूक्लियर के बीच में तो वो ओवरकम देन वो ओवरकम हो जाता है, तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगी वो वहाँ पे हो सकेगी। फ्यूजन अगर वहाँ पे वो अलग अलग नहीं होगी तो क्या होगा, न्यूक्लियर का फ्यूजन हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, और दिस इज पॉसिबल जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो। जो मास है लिथियम न्यूक्लियस का वो कितना 0.042 यू है, लेस देन द सम ऑफ, किससे, जो न्यूक्लियस का मास है उससे कम है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर लिथियम न्यूक्लियस की कितनी होगी, इज नियरली, बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे हमारे पास क्या होगी 0.042 इंटू कितना दे रखा है 931 होती है, आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी 931 पीछे भी किया था, क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियस लिथियम में कितनी है 7 है, ठीक है 7 होते हैं न्यूक्लियस, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.7 आएगा, तो 42/7 इसको करेंगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेट यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार 5.6 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ जाएगा। नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्यूटेरियम और हीलियम में न्यूक्लियाई में ये 1.1 और 7.20 रिस्पेक्टिवली है। जब दो ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे एक हीलियम न्यूक्लियस बनाने के लिए तो जो एनर्जी रिलीज होगी फ्यूजन के दौरान इज वो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। बाइंडिंग एनर्जी की बात करूँ दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मतलब इन दोनों की, तो क्या आएगा 2 × 1.1 × 2 यानी कि 4.4 आ गया। बाइंडिंग एनर्जी अगर हीलियम की बात करी जाए एक तो कितना आएगा 4 × 7.0, करेक्ट आंसर आ जाएगा 28, यानी एनर्जी जो 28 में से 4.4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 23.6, ये आ गया करेक्ट आंसर। दोनों के अलग अलग निकाल के माइनस कर देना है। अगर m यानी AZ MP और MN डिनोट करते हैं मासेस ऑफ न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिस्पेक्टिवली पर यूनिट्स ऑफ यू, और 1 यू की वैल्यू 931 हम जानते हैं। बाइंडिंग एनर्जी रिप्रेजेंट करती है उनकी बॉन्डिंग एनर्जी माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देन देखो मास डिफेक्ट की बात करी जाए, मास डिफेक्ट यानी कि डेल्टा m, मास डिफेक्ट इज इक्वल टू क्या होता है इज इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस MAZ, ये फॉर्मूला होता है इसका बेसिकली। या फिर और बाइंडिंग एनर्जी
अपॉन सी स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए एंड जेड, ये हमारे पास होगा। देखो एम ए जेड इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस बाइंडिंग एनर्जी अपॉन सी स्क्वेयर, ये हमारे पास होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आया, ये फॉर्मूला मैं आपको सजेस्ट करूंगी, बजाय कि आप वो पूरा फॉलो करो वो प्रोसेस जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स, आप ये चीज़ें याद रख सकते हो थोड़ा सा। देखो थोड़ा थोड़ा ऐसे माइंड में अपना सिक्योर कर लिया करो, ऑप्शन देख के थोड़ी सी मदद खुद से ही मिल जाती है और समझ आ जाता है कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन का हमारे पास क्या होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बी माइनस बी अपॉन सी स्क्वेयर ये था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे ये माइनस बी ई अपॉन सी स्क्वेयर, ये इससे आप थोड़ी सी पहचान बना सकते हो। एक न्यूक्लियस हैज मास रिप्रेजेंटेड बाय, इससे मास रिप्रेजेंट किया गया, एम पी एंड एम एन डिनोट करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन में रिस्पेक्टिवली। बाइंडिंग एनर्जी बतानी है माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी। करेक्ट ऑप्शन ये रहा हमारे पास इसका। देखो सी स्क्वेयर एम एन जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड, यहाँ पे बस हमने जो है बाइंडिंग एनर्जी का यूज नहीं किया, माइनस ए जेड सी स्क्वेयर, पीछे वाले का जैसा ही है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फर्क कहाँ है, ये एम बाहर, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी बाहर आ गई, इसमें अंदर थी हमारे पास, बस ये फर्क है। सेम सेम आंसर, सेम जो है वो है ये फॉर्मूला। नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी जो है ड्यूट्रॉन की वो 2.2 है और हीलियम की कितनी है 2.28 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर 2 ड्यूट्रॉन्स फ्यूज कर जाए हीलियम बनाने के लिए तो एनर्जी रिलीज बतानी है कितनी होगी। एनर्जी रिलीज बतानी है यहाँ पे कितनी होगी। देखो क्या है हमारे पास फॉर्मूला, डी गिव्स हीलियम। ठीक है, एनर्जी रिलीज यानी 28 माइनस 2 इंटू 2.2 इज इक्वल टू 23.6 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास होगा। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया 23.6, ये हमारे पास आ गया करेक्ट ऑप्शन ए। इजी था। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गिव्स हीलियम एंड 1 न्यूट्रॉन। अगर बाइंडिंग एनर्जी इनकी हमारे पास तीनों की ए बी सी रिस्पेक्टिवली है तो एनर्जी बतानी है कितनी रिलीज होगी इस रिएक्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन देखो ये है सी माइनस ए माइनस बी। देखो जो हाइड्रोजन ये जो 2 और ये हमारे पास अलग अलग है, ये दोनों क्या रिक्वायर करते हैं ए और बी अमाउंट ऑफ एनर्जी उनके न्यूक्लियंस के लिए ताकि वो सेपरेट हो सके। हीलियम रिलीज करता है सी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसकी फॉर्मेशन के लिए दैट इज असेंबलिंग न्यूक्लियस एज न्यूक्लियस। तो सी माइनस ए माइनस बी इज द करेक्ट आंसर। किसी भी फ्यूजन प्रोसेस में जो रेशियो होती है मास ऑफ फ्यूजन प्रोडक्ट अपॉन मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस इज वो किसके इक्वल होती है। करेक्ट ऑप्शन है लेस देन 1। याद रखोगे इसको आप। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फ्यूजन प्रोडक्ट के लिए हमेशा इज हायर रिलेटिव टू हायर होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कंपैरिजन में फॉर पेरेंट न्यूक्लियस दैट इज मोर मास इज लॉस्ट होता है और ऑब्टेन होता है काइनेटिक एनर्जी उस फ्यूजन प्रोडक्ट के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के तौर पे तो गिवन रेशियो हमेशा कम होगी 1 से। फ्यूजन जो है न्यूक्लियाई का इज पॉसिबल बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देम व्हाट डिक्रीजेस विद मास नंबर। ये हमने करके आ चुके हैं, हाई मास नंबर पे डिक्रीज होता रहता है उस जो है किसके ग्राफ के अनुसार। उसके बाद अगर न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो है द मास ऑफ, इसमें जो मास है फ्यूजिंग न्यूक्लियाई का भी M1 और M2, तो मास बताना रिजल्टेंट न्यूक्लियस का कितना होगा मास M3। देन आगे बताना रिलेशन क्या होगा इनके बीच का। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ये। ठीक है, देखो M3 ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि E इज इक्वल टू M1 प्लस M2 माइनस M3 इंटू सी स्क्वायर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया डी। इसी के साथ हमारे PYQs फिनिश हो गए हैं। उम्मीद आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।